राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ क्या है? ये एनसीएफ आखिर है क्या, इसको आज हम इसमें समझते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ भारत की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की गई है। एनसीएफ 2005 चौथी बार प्रकाशित हुई है। इसके पहले पहली बार 1975 में, दूसरी बार 1988 में, तीसरी बार 2000 में प्रकाशित हुई थी। मतलब जो एनसीएफ 2005 है, ये चौथी बार प्रकाशित हुई है। इसके पहले पहली बार 1975 में, दूसरी बार 1988 में, तीसरी बार 2000 में प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भारत में स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों के भीतर पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रक्रियाओं को बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है कि ये इस प्रकार का काम करती हैं कि उसका जो विषय है वो किस तरह का हो। ये है पूरा एनसीएफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005। एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। करिकुलम अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरर से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। करिकुलम अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये अंग्रेजी भाषा लैटिन भाषा के कुरर से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है, शिक्षा बिना बोझ, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देती। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का प्रारंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता तथा राष्ट्रगान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रोफेसर यशपाल ने तैयार की थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। इस दस्तावेज में कुल 5 अध्याय हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। इसका जो प्रारंभ शिक्षा शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। इसकी रूपरेखा प्रोफेसर यशपाल ने तैयार की थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर, और इसमें कुल 5 अध्याय हैं। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। ये पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा है पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो। चौथा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। और 5वां है जो राष्ट्रीय महत्व को पाठ्यक्रम में शामिल करना। एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता। पहले पूर्व प्राथमिक स्तर तक बालक को मातृभाषा में निपुण होना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार अन्य भाषा सीखी जा सकती है।
पाठ्यक्रम निर्माण में अभिभावकों के हितों एवं समझ को महत्व दिया गया है। तीसरा है एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय एकता के यथासंभव प्रयासों को शामिल किया गया है। छात्रों में एकता, लोकतंत्र और एकता की भावना पैदा करने के लिए तथा हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए पाठ्यक्रम सक्षम है। सामाजिक संदर्भ के संबंध में एनसीएफ 2005 ने सुनिश्चित किया कि जाति, पंथ, धर्म और लिंग के बावजूद सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। ये एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताएं हैं। एनसीएफ 2005 का त्रिभाषाई फॉर्मूला। प्रथम भाषा हिंदी, यानी कि प्रथम भाषा जो है हिंदी रहेगी, राष्ट्रीय भाषा, राज्य की भाषा। और द्वितीय भाषा जो है वो अंग्रेजी रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और जो तीसरी भाषा है, तीसरी भाषा वो स्थानीय भाषा रहेगी, जैसे पंजाबी, संस्कृत, तमिल। जो स्थानीय भाषा रहेगी वो तीसरी भाषा के रूप में एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है। एनसीएफ 2005 के मुख्य बिंदु। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन सुधार को सुझाया गया है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 1993 का विचार था। ये वेरी मोस्ट प्रश्न है। एनसीएफ 2005 में ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है। ये भी वेरी मोस्ट प्रश्न है। ये प्रश्न यहाँ से भी उठ सकता है कि जो इसका जो मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, वो कब लिया गया था।